कर यहाँ मुस्कुराओ, क्या बात। उन्मुक्त हो गगन पे छा जाओ, मुस्कुराने पे कर नहीं लगता, खुद हंसो औरों को हंसाओ, खुल कर यहाँ मुस्कुराओ। नमस्कार। आज हमारे साथ उपस्थित हैं श्री मधुरेश नारायण जी। सबसे पहले तो स्वागत है मधुरेश जी इस मंच पर आपका। बहुत धन्यवाद। दर्शकों, मधुरेश नारायण जी को कौन नहीं जानता। एक अच्छे गीतकार के रूप में, कवि के रूप में, लघु कथाकार के रूप में, गायक के रूप में, संगीतकार के रूप में, कितने रूपों में मधुरेश नारायण जी जाने जाते हैं। और मैं बता दूं कि वैसे बैंक में अधिकारी के तौर पर कार्यरत रहने के बाद, वहाँ से अवकाश प्राप्ति के बाद अब ये लगातार साहित्य लेखन में लगे हुए हैं। और इन दिनों तो इनकी गायकी सर चढ़ के बोल रही है। कल के अच्छे पल के लिए ही तो जी रहा हूँ, आज भर का है गरल ये सोच कर पी रहा हूँ। कल के अच्छे पल के लिए ही तो जी रहा हूँ, आज भर का है गरल ये सोच कर पी रहा हूँ। उम्मीद पर दुनिया टिके, हम भी टिके हैं, वक्त के जख्म को धैर्य के धागे से सी रहा हूँ, वक्त के जख्म को धैर्य के धागे से सी रहा हूँ। कल यहाँ किसने है देखा, जी भर कर हंसो और हंसाओ, मुस्कुराने पे कर नहीं लगता, खुद हंसो औरों को हंसाओ, खुल कर यहाँ मुस्कुराओ। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब। यही इसको कहते हैं समा बांधना। धन्यवाद। ये जब आपने इतनी बढ़िया रचना सुनाई गा करके, और इसे आपने संगीत निर्माण भी आपने खुद ही किया है, और ये मुझे याद है क्योंकि मैं भी इसका हिस्सा एक अलग तरह से रहा हूँ कि आपके इस एल्बम का एक गीत है ये, जो बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाला है एल्बम। तो बहुत ही बधाई आपको उस एल्बम के लिए। मधुरेश जी, ये अचानक बैंक में नोट गिनते गिनते आप शब्द और बहर और मात्रा कैसे गिनने लग गए साहित्य में? देखिए, हुआ ये था ना कि 74 के आंदोलन में थोड़ा बहुत मैं भी सक्रिय था जी। और उस समय नुक्कड़ सभा होती थी और कुछ कवि लोग अपना कविता का पाठ करते थे। नुक्कड़ कविताएं। हाँ, नुक्कड़ कविताएं होती थी। हमको लगता है कि उसी समय से मेरे मन में जो है ये बात उठी कि इस तरह की कुछ हम भी रचना कर सकते हैं। शुरुआत वहीं से हुई। उस समय मैं छानिकाय लिखना शुरू किया था। अच्छा। बाद में ये कब मेरे शौक में परिवर्तित हो गया मैं खुद भी नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि जब बैंक के नौकरी में और आने जाने के क्रम में जब मुझे वक्त मिलता था, तो मैं कोशिश करता था कि अपना स्टेशन घर अपना पटना शहर में ही रखूं, और दूर दराज के ब्रांचेज में मैं जाता, शाखा में मेरी पोस्टिंग होती थी, तो मैं वहाँ डेली पैसेंजरी करने का कोशिश करता था। वैसी स्थिति में समय मिलता था और बाकी लोग तो देखते थे कि लोग गप सप कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन मैं राह निहारते हुए चलता था, खेत खलिहान को देखते हुए, नदी नाला को देखते हुए चलता था, तो कुछ कुछ मन में भाव उठती थी और मैं उसी समय अपना निकालता था डायरी या कोई पुर्जा, उसी पर लिख लेता था और लेकर फिर अपने टिफिन वाले बैग में हम उसमें डाल दिया करते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बैंक में बैठे बैठे कोई आपको शेर सूझा या कोई पंक्ति सूझी और आपने नोट के पीछे लिख लिया हो? ना ना, ऐसा कभी नहीं हुआ। नोट तो खैर गिनने का मौका कभी नहीं आया क्योंकि आप अधिकारी के तौर पे कार्यरत थे इसलिए। तो, लेकिन हाँ, वहाँ से लोगों की जो आप कह सकते हैं जो मेरी लघु कथा है या जो भी कहानी मैंने लिखी, तो चरित्र का वहाँ से मैं अध्ययन करना शुरू किया और उसी को आधार बनाकर मैंने कुछ कुछ लिखना शुरू किया। अभी तो आपकी लघु कथा का संग्रह एक आया है, नीलकंठ।
और काफी चर्चित हुआ संग्रह अभी लोकार्पण जी, उसका नीलकंठ हुआ है। करके मेरी संग्रह है। नीलकंठ में तो आपकी 75 हाँ, लघु कथाएं हैं। 75 कविताएं लघु कथाएं मेरी। हाँ हाँ, और उसको मैंने देखा है कि आपने अलग अलग अध्यायों में भी बांटा हाँ, है, खंड में बांटा, खंड में 6 बांटा खंडों में है बांटा, जी, उसको। तो बड़ी बड़ी अच्छी लघु कथाएं हैं। उनमें से एक लघु कथा कोई है आपके पास अभी सुनाने के लिए? हाँ, ये सामने तो पुस्तक है ही, शीर्षक है मसीहा। जी ने जो संपादित। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के होश में आते ही डॉक्टर ने उसे बधाई दी। शुक्र है आपको होश आ गया, अब आप खतरे से बाहर हैं। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति ने डॉक्टर से पूछा, जी मेरा नाम रोहन है, मुझे क्या हो गया था, यहाँ कैसे पहुंचा? जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैं साइंस कोचिंग से क्लास लेकर बाइक से घर वापस जा रहा था। पीछे से न जाने किस गाड़ी वाले ने धक्का मार दिया। डॉक्टर ने रोहन से कहा, आप जब यहाँ आए तो बेहोश थे, खून बहुत निकल चुका था। समय रहते आपको एक सज्जन पुरुष जो खुद व्हील चेयर के सहारे चल रहे थे, ऑटो वाले की मदद से यहाँ तक लाए हैं। देर होने पर कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। साथ ही यहाँ की जो औपचारिकताएं हैं उन्हें भी पूरा कर दिया है। रोहन ने डॉक्टर से कहा, क्या मैं उस देवदूत से मिल सकता हूं जिन्होंने मेरी जान बचाई? डॉक्टर ने सिस्टर को कहा, बाहर विश्राम कक्ष में देखें, यदि वो सज्जन हो तो उन्हें बता भी देना कि इन्हें होश आ गया है और वो मिलना चाहते हैं। सिस्टर कुछ पल के बाद एक अधेड़ व्यक्ति को जो व्हील चेयर पर थे लेकर आई। रोहन ने हाथ जोड़े नम आंखों से रुधे गले से उन्हें धन्यवाद दिया तो उस आदमी की आंखों में चमक आ गई। वह कहने लगा, मैं अपने व्हील चेयर के सहारे सड़क के किनारे धीरे धीरे चला जा रहा था, तभी आपके बाइक में एक पिकअप वाला धक्का मारते हुए भाग गया। आपके शरीर से खून रिस रहा था। रास्ते पर चलने वाले लोग या तो मोबाइल से वीडियो बना रहे थे या नजरें चुराकर चले जा रहे थे। जब मैंने देखा कि कोई मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है तो मैं आप तक पहुंचकर एक ऑटो वाले को मिन्नत कर और ज्यादा भाड़ा देने का वादा कर यहाँ लेकर आया। ऊपर वाले को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी जान बच गई। रोहन ने कहा, खुद व्हील चेयर के सहारे होते हुए भी आपने मेरी जान बचाई। समझ में नहीं आ रहा कि आपका ये ऋण किस तरह चुका पाऊंगा। वह सज्जन बोले, मैं तो शारीरिक रूप से दिव्यांग हूं, पर यहाँ के लोग तो मानसिक रूप से दिव्यांग लगे। रही बात मेरे ऋण से उऋण होने की, तो आप वादा करें कि आप कभी मानसिक रूप से अपंग नहीं होंगे और जरूरत पर दूसरों की मदद करेंगे। वाह, बहुत खूब। ये जो इसमें इंसानियत का जज्बा है इस लघु कथा में, और मैंने पाया है मथुरेश जी की आपकी जो लघु कथाएं हैं उस संग्रह में जो है, उसके अलावा भी मैंने कई जगह लघु कथाओं का पाठ आपसे सुना है, उसमें प्रायः ये कथानक में आता है कि उसमें इंसानियत का जज्बा बहुत रहता है आपकी कथाओं में। जी, इसलिए कि मैं बैंकिंग क्षेत्र में था और बैंक में जब रूरल ब्रांचेस में था तो मैं वहाँ के लोगों की त्रासदी देखता था, कितने परेशान से लोग परेशानी में रहते थे और 100, 50, 200 रुपया निकालने के लिए उन लोग को जद्दोजहद करना पड़ता था। लंबी लाइनें लगी रहती थी और वो तो एक पक्ष था। दूसरा पक्ष ये था कि कुछ लोगों का बैंक में जो उनका पैसा जमा था उसके जो इंटरेस्ट मिलता था उसको विड्रॉ करने के लिए लोग आते थे और उन्हीं से उनका घर खर्ची भी चलता था। तो उन लोग की परेशानी देखते थे तो हमको बहुत तरस आता था। लगता था कि बताइए कैसी जिंदगी है कि किस तरह ये लोग 200-400 रुपया के लिए इतना मारा मारी कर रहे हैं। और फिर बाहर जब निकलता था तो जो रास्ते में दिखता था, जो अड़ोस पड़ोस में दिखता था, तो कह लीजिए कि शुरू से ही इन चीज़ों से मैं वास्ता दो चार पड़ता होते रहा। रहा। और जिसके चलते मेरे मन में ये भावना आती रही कि मैं या तो कोशिश ये रही कि जब भी मुझे मौका मिला मैंने उन लोगों को मदद भी किया। बहुत अच्छी बात है। ये जो आपने मेरे ख्याल से मुक्त छंद की कविताएं आपने बहुत कम लिखी हैं, गीत आप ज़्यादातर गीत ही लिखते हैं। जी जी। मुझे नहीं याद आता है कि मुक्त छंद की कोई कविता, शायद हो सकता है शुरुआत में आपने लिखी हो, 2-4 लिखी हो कविताएं, लेकिन मैंने पाया है कि आप गीत ही लिखते रहे हैं। जी, ज्यादातर मेरी तो उसी तरह का तो है। गीत आप लिखते हैं, गीत को
संगीतबद्ध भी करते हैं, स्वयं आप अच्छे गायक हैं, स्वयं गाते भी हैं। ये जो संगीत का पक्ष है यानी गायकी जो है, ये कहीं सीखी है आपने या ऐसे ही आपने शुरुआत कर दी? वैसे ऊपर वाले की दया है। ऊपर वाले की दया तो है ही। इसलिए कि मैंने कभी इसका कोई विधिवत बेसिक कोई- शिक्षा मैंने नहीं ली। और जब एक रिटायरमेंट लिया, मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया था, बता दूं जी, कि जब अपने पारिवारिक ये से समस्याओं के चलते। हाँ फ्री हो गया हाँ। जिम्मेवारियों से, बच्चों के शादी ब्याह करके जब मैं निश्चिंत हो गया, तो मैंने रिटायरमेंट ले लिया, वॉलंटियर रिटायरमेंट, ताकि मैं कुछ साहित्य सेवा में रख सकूं, अपने आप को इन्वॉल्व कर सकूं। जी। तो अब रही बात गाने की, तो आप कह सकते हैं कि बाथरूम सिंगर रहा। वो हर आदमी होता है। हाँ। और गाते गाते जब मैं लिखना शुरू किया तो अपने आप तरन्नुम में लिखाने लगा। अच्छा, वाह। और मेरी सबसे पहली रचना जो लोगों ने बहुत पसंद की, और मेरी एक पहली ये आई है काव्य संग्रह मन की हसरत, उसका टाइटल सॉन्ग आप कह सकते हैं जी। तो मैं शुरुआत किया और वो पता नहीं अपने आप कैसे संगीतबद्ध अपने से होते चले, उसका राग बनते गया, मैं लिखता चला गया। और जब उस 2-3 अंतरा मैंने लिखा, 4 अंतरा, तब जो लोगों को सुनाया तो सबको को बहुत पसंद आया। यहाँ भी फिर यहाँ भी हो जाए। ये था कि मेरे बच्चे बाहर विदेश में रहते हैं, और एक ऐसा भी समय आया था कि वो 4-5 साल के बाद बच्चे मेरे पास आए जी। तो ये 5 साल का बिछड़न जो है बहुत कचोटता था मन को। तो उनके लिए मैंने लिखी थी। हसरत भरी निगाहें उठती है बार बार, हसरत भरी निगाहें उठती है बार बार, कब से कर रहा है दिल तेरा इंतजार, हसरत भरी निगाहें। बहुत बढ़िया। तारों को भी कहा है, सूरज को भी कहा है, रोशन कर दे राहें, रहता वो जहां है। तारों को भी कहा है, सूरज को भी कहा है, रोशन कर दे राहें, रहता वो जहां है। चंदा की आंखों से हरदम करता रहूं दीदार, कब से कर रहा है दिल तेरा इंतजार, हसरत भरी निगाहें। क्या बात है, क्या। और मैंने 3 अंतरा अपने तरफ से लिखा था। हाँ। और 1 अंतरा बच्चों की तरफ से लिखा था कि उनमें भी छटपटाहट थी। हाँ। आकर के हम लोग से मिलने का, हम लोग के साथ रहने का। बिल्कुल। तो वो भी अंतरा मैं यहाँ जरूर चाहता हूँ। स्वागत। बाबूजी का वो गाना, क्या बात। मम्मी की मीठी लोरी, दिवाली छठ पूजा, वो रंग बिरंगी होली। वाह। बाबूजी का वो गाना, मम्मी की मीठी लोरी, दिवाली छठ पूजा, वो रंग बिरंगी होली। रह रह के याद आए वो सावन की फुहार, रह रह के याद आए वो सावन की फुहार, कब से कर रहा है मेरा दिल इंतजार, हसरत भरी निगाहें। क्या बात है। यहाँ से आपकी शुरुआत हुई कहे तो, लेकिन मैं इसमें ये शुरुआत हुई और इसके बाद आपके कदम रुके नहीं, आप बढ़ते चले, नित्य नए गीतों की सृष्टि करते चले, नए राग में, नए वितान में आप आगे बढ़ते गए
और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। संगीत जैसे आपने कहा कि ये तो ऊपर वाले की देन है, लेकिन होता है कि कहीं कोई प्रेरक तत्व होता है, लिखने के पीछे भी होता है कि कहीं आदमी सोचता है कि कोई साहित्यकार होता है, कोई कवि होता है। उसी तरह से संगीत में आमतौर से तो हम लोगों के घरों में रेडियो होता था, रेडियो पर गाने सुन सुन के हम लोग बड़े हुए, तो वो ज़माना संगीत का एक स्वर्णिम काल था। हर ज़माने में संगीत का एक अलग अलग समय होता है, उसमें संगीत बदलता चला गया है। हम ये नहीं कहें कि वो संगीत अच्छा था, ये संगीत बुरा है। हर संगीत की अपनी एक पहचान होती है। तो आप कहीं अगर प्रेरणा की बात करें तो सुन करके आपने किसी से प्रेरणा ग्रहण की कि आपको गाना चाहिए? आपको कैसे लगा कि आपको गाना चाहिए? नहीं, जैसा कि मैं पहले भी बोला कि जो बाथरूम सिंगर जो शब्द हमने इस्तेमाल किया, हाँ, लेकिन बहुत लोग बाथरूम में बंद रह जाते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। नहीं निकलते हैं। तो मैंने उसी चीज को एक्सप्लोर किया। हाँ। और जब मैंने खुद रचना मैंने लिखना शुरू किया, जब मैंने खुद से, तो मैं उसको कोशिश किया कि उसको तरन्नुम में लिखूं। और मेरे घर में मेरे पिताजी भी शौकीन थे, इसलिए कि वो उस समय का जो ग्रामोफोन आता था चाबी देने वाला, वो मेरे घर में था, रिकॉर्ड सब हुआ करता था, समझे ना। और ये पिन जैसा होता था, लगा करके अलग से लगा करके उससे हम लोग गाना सुनते थे। तो वो गाना हम लोग सुनते थे। बाद में रेडियो आया, मर्फी का रेडियो सब आया, तो गाना में सुनने का शौक था, सुनते भी थे और उसके साथ कोशिश करते थे कि गाएं। गाना बहुत अच्छा लगता था तो उसके साथ गाने का कोशिश भी करते थे। तो ये बस यही आप कह सकते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा मेरी वही हुई थी कि रेडियो से या बाद में ट्रांजिस्टर से सुन सुन के आदमी गुनगुनाने लगा। करत अभ्यास। जी हाँ, कहते ही हैं। जी, सही बात है कि करत अभ्यास के वाली बात हो गई। और ऊपर वाले क्या था, मेहरबानी दया कि जो कुछ भी आप लोग के सामने है, अब आप लोग उसको जज करेंगे कैसी है क्या नहीं है। अभी का जो दौर है उसमें बहुत सारी रचनाएं लिखी जा रही हैं। आप गीत, प्रमुख रूप से गीत लिखते हैं। अभी लघु कथा भी आपने शुरुआत की है, लघु कथा की। जी। और मेरे ख्याल से अभी कहानी या उपन्यास की तरफ आप नहीं गए हैं। मेरे ख्याल से समय आपका गीत बहुत ज़्यादा ले लेता होगा। और कभी आपने सोचा है कि गद्य की तरफ जाना चाहिए? नहीं, मैंने बोला भी, शायद पता नहीं आपको ध्यान है कि नहीं, मैंने पुस्तक लोकार्पण के दिन बोला भी था कि मेरी अगली अगर जो रचना आएगी वो कहानी संग्रह मेरी तैयार हो रही है। आपने बोला था, लेकिन यहाँ जो दर्शक देख रहे हैं उनको नहीं पता, इसलिए मैंने आपसे जानना चाहा। देखिए, मैं कहते हैं ना लोग कि पाइपलाइन में, तो मेरी एक कहानी संग्रह है पाइपलाइन में, एक क्षणिकाएं हैं जिसकी मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है। वाह। और उस एक कविता की है संग्रह, और एक भजन की भी है। वाह। और आपको मैं बता दूं, आपको जानकारी भी होगी कि मेरी साईं भजन एक पिंक से आया हुआ है, निकला हुआ है। और एक भजन और भी रिकॉर्डेड है, अब देखिए तो कब वो आता है मार्केट में। तो अभी रिटायरमेंट के बाद आमतौर से काफ़ी समय आपको मिलता होगा लिखने के लिए, तो क्या आपकी दिनचर्या रहती है? आप प्रतिदिन लिखते हैं कुछ ना कुछ, या बीच में आप तो संस्थाओं के कार्यक्रमों में भी जाते रहते हैं, यहाँ जो स्थानीय कार्यक्रम होते हैं उसमें भी आप काफ़ी सक्रिय हैं, यहाँ प्रांगण नाट्य संस्था के आप अध्यक्ष भी हैं, तो आपका बहुत सारा समय इन गतिविधियों में भी जाता होगा। तो आप कैसे इसको करते हैं, संतुलन कैसे लाते हैं? नहीं, हम एक चीज गौर किए हैं, और शायद आप लोग भी तो चूंकि लेखक हैं, साहित्यकार हैं, तो आप लोग भी करते होंगे, जब तक मन में कोई भाव नहीं आता है कुछ लिख नहीं पाते हैं। आप सोच के बैठेगा कि हमको कुछ लिखना है तो नहीं लिखा पाता है, वो अचानक से मन में एक भाव आता है। हम कई बार, मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि रात में 3 बजे 4 बजे नींद खुली, या कुछ मन में भाव है और मैं कोशिश करता हूँ कि उसी समय कागज कलम लेकर के लिख डालूं। और उस समय जो लिखा गया, बाद में कई बार मैंने कोशिश की कि उसको हम आगे बढ़ावे, फैलावे, तो वो नहीं हो पाता है। जो उस समय लिखा गया वो लिखा गया। तो बहुत सारी मेरी रचना ऐसी है जो कि एक स्ट्रोक में, एक बार में लिखी गई रचना है, और वो रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे जब भी नींद खुल जाए, जब मन में भाव आए, उसी समय बैठ के लिखने
इसके लिए घर में हम बात भी सुनते थे कि अगले का नींद खराब हो जाता है, लाइट ऑन कर देते हैं, करते हैं। लेकिन अगर उस समय मैं छोड़ दिया तो फिर वो दोबारा नहीं लिख पाता था। मधुरेश जी, आपने घर की बात की, तो घर में तो जो आपकी रचनाओं की प्रथम पाठिका होती हैं या हैं, वो आपकी श्रीमती जी, हमारी भाभी श्री हुई, तो पहली प्रतिक्रिया तो उनकी मिलती होगी। प्रतिक्रिया में अच्छी भी कभी मिलती होगी, कभी डांट भी मिलती होगी, तो ये कुछ अनुभव हम चाहते हैं कि यहाँ शेयर करें आप। मैं बता दूं आपको कि मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ जी। कॉमर्स में मैंने एमकॉम किया, बैंकिंग सर्विस 30 साल की है मैंने। मेरी हिंदी बहुत कमज़ोर है, मैं इस चीज़ को आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ। इसमें मेरी मना कहें ये नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है मेरी बात के। और मैं जो भी लिखता हूँ उसका करेक्शन, सुधार मेरी पत्नी करती हैं। वाह। एक कहते हैं ना कि ऊपर वाले जोड़ी बना के भेजता है। हाँ। तो हिंदी और संस्कृत की वो ऑनर्स थी लखनऊ यूनिवर्सिटी की। वाह। तो मैं जो भी लिखता हूँ वो जितनी भी उसमें आप देखिएगा अशुद्धियाँ होती हैं वो मेरे चलते होता है, और जो शुद्ध किया जाता है वो उनके चलते होता है। क्रेडिट उनको जाता है। जी हाँ, मैं इस बात का उनको क्रेडिट देता हूँ, इसमें कोई दो मत नहीं है। और अगर वो हैं तो मैं रचनाकार हूँ, अगर वो नहीं रहती तो शायद मैं इतना नहीं लिख बहुत बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं। और आपकी पत्नी आशा शरण भी इस वीडियो को देखेंगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, लेकिन उनको और अच्छा लगेगा जब आप ये बताएंगे कि कभी डांट ही पड़ी है। बताए तो अभी आपको कि रात में 3 बजे उठ करके लिख रहे हैं, नींद खराब हो रही है, ये डांट ही है एक तरह से। जी जी। तो वही हम नहीं वाले, तो आपके इशारे में मैंने बता दिया। नहीं, इशारे में नहीं, यहाँ तो खुल के बताना पड़ेगा। इशारा तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, वो प्रतिक्रिया तो हमको मिलता ही है ना। हाँ। तो आपको अच्छा लगता है या आप भी थोड़ा चिढ़ते हैं कि हम लिख रहे हैं? नहीं, क्योंकि हमको उनसे काम करना रहता है। इसलिए कि मैं जो भी लिखता हूँ उसका सुधार वही करती है। जी जी, इसलिए इसलिए पड़ता है। मैं वहाँ उनको मैंने ये करता हूँ, समझा देता हूँ कि भाई तुम्हारा ही लिए मैं होमवर्क तैयार कर रहा हूँ, कल इसको देख लेना कैसा है। तो मधुरेश जी, अब इतनी सारी बातें हुई आपसे, बड़ी आत्मीय बातें हुई, बड़ा अच्छा लग रहा है। समय हमारा समाप्त होने को है, लेकिन उसके पहले एक गीत जरूर आपसे सुनना चाहेंगे। आप अपनी पसंद से कोई भी गीत अपनी आवाज में सुना दीजिए। चुपके से कोई मेरे जीवन में, वाह, प्यार के रंग घोल दे, कोई आकर मेरे कानों में प्यार के बोल दे, चुपके से कोई मेरे जीवन में। जीते वही है जो जीवन यहाँ पर जीते हैं, जीते वही है जो जीवन यहाँ पर जीते हैं, देते हैं खुशियाँ सभी को, गरल खुद पीते हैं, देते हैं प्यार का पैगाम ना, कोई इसका मोल ले, चुपके से कोई मेरे जीवन में प्यार के रंग घोल दे, चुपके से कोई मेरे जीवन में। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। मधुरेश जी, आप इस मंच पे आए, हमारा सौभाग्य है, और इतनी सारी चीज़ें आपसे सुनने को मिली, और आपके गीत और आपकी गायकी तो सच में लाजवाब है। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद हमारे इस चैनल पे आने के लिए। नमस्कार। चलिए, आपने मुझे मौका दिया यहाँ पर आने का, मेरा
साक्षात्कार लेने का। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। नमस्कार। सबको